वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विशाल आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस नए ब्लॉग में, जो है टेल्स ऑफ महाराष्ट्र एपिसोड 6। तो दोस्तों आज है ना, मैं आया हूँ कोल्हापुर में, यहाँ की जो महालक्ष्मी देवी है उनके दर्शन करने के लिए। और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए ताकि आप लोगों को भी पता चले कि यहाँ पे कौन कौन से प्लेसेस हैं नियर बाय घूमने के लिए, या फिर बजट फ्रेंडली होटल कौन कौन से हैं, और आप लोग कैसे कैसे ट्रैवल करके बाकी लोकेशंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सुबह कल्याण से 9:30 बजे की कोल्हापुर होस्पेट एक्सप्रेस लेकर मैं निकल जाता हूँ कोल्हापुर के लिए। ये जर्नी पूरे 9 से 10 घंटे की होने वाली थी, जहाँ पर रास्ते में आपको ऐसे बहुत सारे खूबसूरत से नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। इन सारे खूबसूरत से नज़ारों को एंजॉय करते हुए और साथ में थोड़ी हंसी मजाक करते करते हम लोग ये अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद रात को 8 बजे हम लोग पहुंच जाते हैं कोल्हापुर स्टेशन पे, और स्टेशन के बाहर ही आपको ऐसे ऑटो और टैक्सी स्टैंड मिल जाते हैं जो आपको नियर बाय होटल्स में लेके जाते हैं। फिर रात को वहीं मंदिर के पास होटल लेके हम लोग सो जाते हैं, और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग सुबह 4-5 बजे ही हम लोग दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। इतनी सुबह जाने से एक फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको लाइन बहुत कम मिलेगी और बहुत ही अच्छे से आपको दर्शन भी मिल जाते हैं। तो महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से सबसे पहले ये महालक्ष्मी अंबाबाई का मंदिर आता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु से नाराज होकर और वैकुंठ धाम छोड़कर महालक्ष्मी जी इस जगह पर आई थी। इस वजह से हर साल नवरात्रि पर तिरुपति बालाजी मंदिर के तरफ से महालक्ष्मी को विष्णु पत्नी के रूप में शालू चढ़ाया जाता है। मंदिर परिसर के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मंदिर हैं जिनके दर्शन आप ज़रूर करना। उसके बाद मंदिर परिसर में ही ऐसी शॉप्स भी है जहाँ पर आप जो चाहे वो चीज़ें ले सकते हैं। उसके बाद मंदिर के बाहर ये आंटी जो है गरम गरम नाश्ता बना रही थी, तो हम लोग यहाँ पे रुक के नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद मैं फिर आ जाता हूँ अपने होटल पे। तो मैं जिस होटल में रुका था वो मंदिर के बहुत ही नज़दीक में था, और फिर यहाँ पर हम लोग ओपन टेरेस वाले एरिया पे अपना रूम लेते हैं, जहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छे प्लांट्स वगैरह लगाए थे इस टेरेस पे। इस होटल के स्टाफ और सर्विसेज काफ़ी अच्छे थे, और इन्होंने काफ़ी रीजनेबल रेट में हमें ये रूम दे दिया था, जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन भी था। उसके बाद हम लोगों ने एक कैब बुक करी थी पूरे दिन के लिए, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और फिर हम निकल जाते हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन की ओर। छत्रपति शाहू महाराज पैलेस, जिसे न्यू पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, और इस पैलेस को बनाने में पूरे 7 साल का समय लग गया था, जिसे 4th छत्रपति महाराज के समय में बनाया गया था। पैलेस के अंदर उस समय में जो भी चीजें युद्ध में इस्तेमाल हुई थी उन सब चीजों को संभाल कर रखा हुआ है, और इस पैलेस के अंदर में आपको कोई भी फोन या कैमरा अलाउड नहीं होता है। पैलेस के बाहर ही एक छोटा सा जू भी है, जहाँ पे आपको ढेर सारे मोर और हिरन देखने को मिल जाएंगे। पैलेस के बाहर ही एक छोटा सा कैफे भी है, जहाँ पर हम लोग आ जाते हैं मिसल खाने के लिए, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोल्हापुर की फेमस स्पॉट से ही मिसल खाएं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग पंचगंगा में, जहाँ पर कसारी, कुंभी, तुलसी, भगवती और सरस्वती का मिलन होता है। ये नदी जो है यहाँ के लोकल लोगों के लिए एक लाइफलाइन भी है, क्योंकि यहाँ पे इनको एग्रीकल्चर में बहुत हेल्प मिलती है इस नदी से। फिर हम लोग निकल जाते हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन की ओर। दोस्तों फाइनली अभी हम लोग हमारी तीसरी लोकेशन पर आ गए हैं, ज्योतिबा देवी का टेम्पल जो है, ज्योतिबा देवी टेम्पल। तो ये अभी हमारी तीसरी लोकेशन है। यहाँ से अभी 150 स्टेप्स हम लोग को नीचे जाने, और रास्ते में आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स मिल जाएंगे जहाँ से आप लोग कुछ भी शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। ज्योतिबा देवी मंदिर
जो कि कोल्हापुर से 15 से 20 किलोमीटर दूर है। ये मंदिर को बहुत से लोगों का कुल देव स्थान भी माना जाता है और इस मंदिर को दक्कन के राजा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि एक समय में रत्नासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसका वध करने के लिए भगवान विष्णु, शिव जी और ब्रह्मा जी ने ज्योतिबा का रूप धारण किया था और महालक्ष्मी जी की मदद की थी उस राक्षस का वध करने के लिए। उसके बाद वो यहीं पे बस जाते हैं इस रूप में। देवाचं दान सुद्धा नंदी बसविष्यला पहिली पूजा इथून सुरुवात आहे. इच्छा पूर्ण करणं केल्या का मध्ये लग्न धंद्या पाण्यात सुख शांतता राहू दे. ज्योतिबा देवी मंदिर की ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ पर जो है वो गुलाल चढ़ाया जाता है, इसलिए आपको मंदिर परिसर में हर जगह पर गुलाल ही नजर आएगा। और स्वयं वरुण देव यहाँ वर्षा करते हैं ताकि मंदिर का सारा गुलाल धुल जाए। तो ज्योतिबा देवी मंदिर आने का जो रास्ता है वो ऐसे खूबसूरत से घाट से होके गुजरता है, जिसके मजे लेते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन की ओर। वेल दोस्तों, अभी हम लोग फाइनली पहुंच गए हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है कनेरी मठ। इससे पहले जो है ना हम लोग जाने वाले थे पन्हालगढ़ फोर्ट में, बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि हम लोग को काफ़ी लेट हो गया। इस वजह से हम लोग पन्हालगढ़ फोर्ट जा नहीं पाए। रास्ते में हम लोगों ने प्लान चेंज कर दिया और सोचा कि वो लोकेशन स्किप करते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं कनेरी मठ पे, क्योंकि ये जो है ना कनेरी मठ ये काफ़ी बड़ा है। मतलब एक्सप्लोर करने के लिए लगभग जो हमारे ड्राइवर है बताते 2 दिन लगते हैं, तो पूरा अगर एक्सप्लोर करना होगा। बट हम लोग पूरा एक्सप्लोर नहीं करने वाले, हम लोग सिर्फ शिव मंदिर और म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने वाले, क्योंकि उसके बाद है ना हम लोग को फिर से जाना है रंकाला लेक, और अभी लगभग 4 बज चुके हैं और 8 बजे से पहले हम लोग को वापस स्टेशन पहुंचना है। तो चलो देखते हैं अभी म्यूज़ियम कैसा लगता है। कनेरी मठ जो है वो ऑलमोस्ट कोल्हापुर सिटी से 12 किलोमीटर दूर है। इस जगह को सिद्धगिरी मठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं इनके इस बनाए हुए गार्डन में, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल बनाया था इन लोगों ने। उसके बाद इस गार्डन में इन लोगों ने एक एरिया बनाया हुआ था जहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरीके के प्लांट्स रखे हुए थे। यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे प्लांट्स थे जिनसे मेडिसिन वगैरह बनाई जाती है। ये पूरा गार्डन घूमने में आपको ऑलमोस्ट आधे से 1 घंटे का समय लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बच्चों के लिए एक टॉय ट्रेन भी थी, तो थोड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद वो अंकल मुझे भी अलाउ कर देते इस टॉय ट्रेन में जाने के लिए, जहाँ पर टॉय ट्रेन अंदर जाते ही आपको पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाती है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ पास ही में बने हुए कनेरी म्यूजियम में, जहाँ पर 150 रुपीज़ पर पर्सन टिकट होती है म्यूजियम में अंदर जाने की। जैसे ही आप म्यूजियम के अंदर जाते हो, यहाँ पर एक गुफा शुरू हो जाती है, जहाँ पर हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी कार्य किए थे वो सब यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ये गुफा इतनी बड़ी होती है कि पूरा इसे कंप्लीट करने में ही हमें 10 से 15 मिनट लग जाते हैं।
गुफा से बाहर आते ही हमें ये आर्टिफिशियल विलेज देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही रियलिस्टिक लगता है। और यहाँ पर जो भी चीज़ें बनाई गई है वो पूरी वैक्स से बनाई गई है, इसलिए इस विलेज को वैक्स म्यूजियम भी कहा जाता है। इस म्यूजियम के पास में ही यहाँ पे एक बहुत पुराना प्राचीन शिव मंदिर भी है, जहाँ सीढ़ियों से जैसे ही आप ऊपर आते हो तो 2 बड़े हाथी आपका स्वागत करते हैं। मंदिर के द्वार पे ही सबसे पहले आपको एक बहुत ही सुंदर से गणपति जी के दर्शन हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सबसे पहले गढ़सिद्धेश्वर महाराज आए थे, जिन्होंने यहाँ पर आकर शिवलिंग की स्थापना की थी और फिर यहाँ के लोकल समाज वालों ने मिलकर इस मंदिर को बनाया था। मंदिर में दर्शन करने के बाद शाम को हम लोग निकल जाते हैं रंकाला लेक की ओर। लेकिन यहाँ आने में बहुत लेट हो जाता है, जिस वजह से कुछ नज़र ही नहीं आता है। इस लेक के पास में बहुत सारे खाने के स्टॉल्स भी मिल जाते हैं, जहाँ पर आप अपने खाने के साथ इस व्यू का एंजॉय कर सकते हैं। और फिर यहाँ से रात को 8 बजे मैं आ जाता हूँ फिर से कोल्हापुर स्टेशन के लिए, और यहाँ से मैं फिर से अपनी वही होस्पेट कोल्हापुर ट्रेन पकड़ के निकल जाता हूँ घर पे आने के लिए।